हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 3.3 अपनी कंप्लीट कर ली थी। मैंने होमवर्क दिए थे आपको क्वेश्चंस, और आज मैं आपके साथ 3.4 डिस्कस करने वाला हूँ। 3.4 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाई इसको करना कैसे है, ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। बुक में एग्जाम्पल नंबर 23 दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम लोग सीखेंगे कि भाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाएगा और ये क्या है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल 23, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमें ये कहा गया है कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करो और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है। हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, लिखते हैं यहाँ पे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है वो ये है कि हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स। मैं किन्हीं 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं या किन्हीं 2 कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और इसके एलिमेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे एज्यूम कर लिया। 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है हमारा। अब यहाँ पे मैं ये ऑपरेशन आपको अप्लाई करके बताऊंगा, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। कैसे हम किन्हीं 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करूंगा आपस में। फर्स्ट रो को मैं R1 से डिनोट करूंगा, सेकेंड रो को मैं R2 से डिनोट करूंगा। तो देखो मैं R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R1 गोज टू R2, और इस तरीके से यहां पे ऐसे सिंबल आएगा। ठीक है, R1 इंटरचेंजेस इनटू R2। ठीक है, ये एरो दोनों तरफ लगेगा। ये एरो क्या इंप्लाई करता है कि मैंने इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 को क्या कर दिया, मैंने इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब देखो ये ऑपरेशन लगाने के बाद होगा क्या, जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R1 इंटरचेंजेस विद R2 करूंगा जब मैं, तो क्या होगा कि जो मेरा मैट्रिक्स था ना, यहाँ पे R3 में तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, R3 तो वैसे के वैसे रहेगा, और R1 की जगह R2 वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मैंने रो को चेंज कर दिया और R2 की जगह R1 वाले सारे एलिमेंट्स चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज। मैं 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, किन्हीं 2 रोज को मैं आपस में बदल सकता हूं, इंटरचेंज कर सकता हूं। और किस तरीके से मैं इंटरचेंज करूंगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरचेंज का सिंबल होगा। ठीक है, अगर मैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये सिंबल होगा बीच में। ठीक है, ये इंटरचेंजिंग का सिंबल है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि मैं 2 रोज को इंटरचेंज कर सकता हूं, मैं 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकता हूं। तो देखो भाई, इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बोलूं कि मैं C3 को इंटरचेंज कर रहा हूं C2 से, तो देखो भाई ये कैसे होगा। देखो ये हमारी C1 है कॉलम 1, ये C2 है कॉलम 2, और ये C3 है कॉलम 3। मैं क्या कर रहा हूं, मैं C3 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ये इंटरचेंज का सिंबल है ये मेरा। तो देखो क्या होगा, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद देखो C1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C1 पे तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया ही नहीं है। C3 और C2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब जो पहले C2 था वो क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा। तो C3 वाले सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, और जो पहले C3 था अब वो क्या बनेगा, वो जो C2 था वो बन जाएगा।
ठीक है। तो C2 वाले सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो ये हमारा कॉलम्स पे भी इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑपरेशन था इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स, ये इस तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे एक और ऑपरेशन आता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये क्या है? ये है मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम, मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम with a non-zero number, मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। नॉन जीरो नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, ठीक है। बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को मैं नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देखो भाई ये ऑपरेशन कैसे काम करेगा, यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो भाई सेम मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे A, जो मैंने ऊपर लेट किया था, सेम एलिमेंट्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो सेम मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाने वाला हूं, मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी नॉन जीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, मैं R1 में चेंज लाने वाला हूं, R1 गोज टू, ये गोज टू का सिंबल है, ठीक है। R1 गोज टू माने चेंज क्या होने वाला है R2 में, उसको इंप्लाई करेगा ये, ठीक है। इंप्लाइज भी बोल सकते हैं हम इसको, R1 इंप्लाइज, ठीक है। R1 इंप्लाइज दैट 2 इंटू R1, ठीक है। R1 को मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 2 एक नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता था, मैं यहाँ पे 3 भी ले सकता था, 4 भी, मतलब किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के साथ मैं एक रो को मल्टीप्लाई कर सकता था। तो इस तरीके से मैं इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करूंगा इस ऑपरेशन को। अब जब ये ऑपरेशन में लगाऊंगा तो देखो होगा क्या, जितने भी R1 के एलिमेंट्स थे ना वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जैसे कि R1 के देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं R1 के, तो सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ऐसे ही 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ऐसे ही 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और बाकी किसी भी रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। मैं एक, ये जो ऑपरेशन है ये एक टाइम पे किसी एक रो पे या एक कॉलम पे ही लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ही रो या एक ही कॉलम पे एक टाइम पे अप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यही ऑपरेशन मैं किसी कॉलम पे भी लगा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं C3 में या C2 में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करता कि C2 गोज टू 4 इंटू C2, ठीक है। C2 में मैं चेंज क्या लेके आता कि मैं 4 इंटू C2 कर देता उसको। इस तरीके से मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकता था। तो देखो ऐसा करने के बाद क्या होता, रिजल्ट क्या आता मेरे पास। तो भाई मैं ऑपरेशन C2 में अप्लाई कर रहा हूँ ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड में C2 है, तो मैं ऑपरेशन C2 में अप्लाई कर रहा हूँ। तो C1 और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, C1 वैसे का वैसे और C3 भी एज इट इज रहेगा, C3 के एलिमेंट्स में भी चेंज नहीं आएगा। तो चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ C2 में आएगा। C2 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो भाई 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, ऐसे ही 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और ऐसे ही 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम पे भी इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑपरेशन को, इस तरीके से ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। अब ऐसे देखा जाए ना तो हमने 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े। कैसे, तो भाई 2 रोज के लिए पढ़े और 2 कॉलम्स के लिए भी तो पढ़े, ठीक है। तो ये जो मैं आपको 3 ऑपरेशंस बता रहा था, अल्टीमेटली ये 6 ऑपरेशंस बन जाएंगे। 3 ऑपरेशंस रो के लिए और वही सेम 3 ऑपरेशंस कॉलम के लिए, ठीक है। तो देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैसे 3 हैं, लेकिन 3 रोज के लिए हो जाएंगे, 3 कॉलम्स के लिए हो जाएंगे, तो मैं उसको 6 बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑपरेशन यहां पे क्या है, थर्ड ऑपरेशन। तो थर्ड ऑपरेशन ये है कि मैं किसी भी एक रो को किसी नॉन जीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अब भाई ये क्या चीज है, तो देखो भाई सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे
एग्जाम्पल। और सेम यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूँ, सेम मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, सेम एलिमेंट्स के साथ, सेम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए। अब देखो यहाँ पे ना मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, एक ऑपरेशन मैं अप्लाई करूंगा, मैं R1 में चेंज लेके आऊंगा। मैं क्या चेंज लेके आऊंगा R1 में? R1 इंप्लाइज R1 गोज टू, क्या चेंज लेके आऊंगा मैं? R1 में चेंज लाऊंगा, R1 में प्लस करूंगा, R1 में प्लस करूंगा 2 इंटू R2। मैंने क्या किया देखो, मैंने किसी दूसरी रो के साथ कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई किया और उसको R1 में ऐड करवा दिया, मतलब जिसमें मैं चेंज ला रहा था ना उसमें ऐड करवा दिया मैंने, ठीक है। तो हमेशा जब मैं चेंज R1 में ला रहा हूं तो यहाँ पे R1 होना चाहिए, ठीक है, R1 होना चाहिए। और फिर उसमें मैं प्लस या माइनस कर सकता हूं किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑपरेशन हम लोग ये भी यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो ये ऑपरेशन जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो होगा क्या? अब देखो चेंज सिर्फ R1 में आएगा, है ना, R1 में मैं चेंज ला रहा हूं, तो R2 और R3 तो वैसे के वैसे रहेंगे, उनके एलिमेंट्स में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब देखो R1 के एलिमेंट्स में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखना। मैं ये ऑपरेशन जब अप्लाई करूंगा R1 प्लस 2R2, तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये R1 का एलिमेंट है, तो मैं ना इसमें वैल्यू पुट करता हूं। देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो R1 की जगह मैंने 1 लिख दिया। फिर प्लस 2 इंटू R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था? 4, तो इंटू 4 कर दिया। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करके ये रिजल्ट आएगा। ऐसे ही देखो सेकंड एलिमेंट में क्या होगा? R1 प्लस 2 इंटू R2, तो R1 कितना है यहाँ पे अब 2, और प्लस 2 इंटू R2 का एलिमेंट यहाँ पे 5 है, तो ये 12 आ गया। और ऐसे ही जब मैं यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के लिए करूंगा तो 3 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये? तो ये हो गया 12 प्लस 3 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग ये जो है ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यही ऑपरेशन अगर मैं कॉलम पे अप्लाई करता तो क्या होता कॉलम के लिए? तो देखो भाई मैं एक काम करते हैं, C1 में चेंज लाता हूँ इस बार। और C1 में क्या चेंज लाएंगे? तो सेम इसी तरीके से कि भाई C1 में चेंज लाना है, C1 में जो है हम प्लस करेंगे 2 इंटू C2, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया कि भाई मैं C1 में चेंज ला रहा हूँ, तो C1 लिखा, देखो मैंने सामने C1 लिखा सबसे पहले, और उसमें मैं कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ किसी दूसरी रो को एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब देखो ये ऑपरेशन अप्लाई करने से ए में क्या चेंज आएगा? ए में क्या चेंज आ जाएगा? तो ए में चेंज ये आएगा कि भाई C1 में चेंज आएगा, बाकी C2 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे देखो, और C3 के एलिमेंट्स भी एज इट इज रहेंगे, इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। अब C1 में देखो क्या चेंज आएगा, इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे C1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो 1 प्लस 2 इंटू C2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 था, तो कितना हो गया 5, तो फर्स्ट एलिमेंट 5 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही देखो ध्यान से C1 का जो सेकेंड एलिमेंट था वो 4 था, तो 4 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 2 इंटू C2 का सेकेंड एलिमेंट 5 था, तो 14 आ गया यहाँ पे। और ऐसे ही थर्ड वाले के लिए देखो भाई 7 प्लस 2 इंटू 8, तो कितना हो गया 16 प्लस 7, तो 16 प्लस 7 23 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, थर्ड वाले ऑपरेशन में हमने किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में चेंज लाया, और कैसे चेंज लाया? हमने उस रो में या उस कॉलम में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। और क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया? भाई किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑपरेशन था। अब देखो भाई ये 3 ऑपरेशंस जो हमने पढ़े क्या क्या थे? हम किसी भी दो रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि हम किसी भी एक रो के अंदर क्या करेंगे, किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हैं, और सेम चीज कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे ये इतने ही हैं, इससे ज्यादा ऑपरेशंस नहीं है ये, ठीक है। तो इससे ज्यादा ऑपरेशंस जो है कोई बताए भी तो उसको कंसीडर मत करना, यही 3 ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा और कोई ऑपरेशन अगर कोई बताएगा तो वो गलत है, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस हमको अपने माइंड में रखने हैं। अब देखो इन ऑपरेशंस को यूज करके मुझे क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। भाई क्वेश्चन ये था कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब हमें इन ऑपरेशंस को यूज करके इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है।
अब ये तो समझ में आ गया कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, ये तो समझ में आ गया। बट इनवर्स कैसे निकलेगा भाई, ए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा? तो भाई देखो, वैसे जो ए मैट्रिक्स अपना होता है ना, ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ए इनवर्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ए इनवर्स। तो मुझे ए इनवर्स निकालना है यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके मुझे ये चीज फाइंड करनी है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है, मैं पहले आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं किसी भी एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो जो आंसर आएगा वो आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा देख लो एक बार ध्यान से, जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। तो देखो भाई, सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता क्या है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। लेट ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिक्स। ए और बी क्या है? स्क्वेयर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर एम। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2:2, 3:3, ठीक है। तो मैंने एम यहाँ पे ऑर्डर लेट कर लिया। तो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों स्क्वेयर मैट्रिक्स हैं किसी भी ऑर्डर के। एंड इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो जो चीज है वो क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है कि भाई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और दोनों के दोनों स्क्वेयर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। दोनों का ऑर्डर m है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। मतलब अगर a का ऑर्डर 2:2 है तो b का ऑर्डर भी 2:2 है। अगर a का ऑर्डर 3:3 है तो b का ऑर्डर भी 3:3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो a और b दो स्क्वेयर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। और फिर आगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि भाई जब मैं a इंटू बी करूंगा तो वो इक्वल आएगा b इंटू ए के, और वो इक्वल आएगा i के। मतलब सिंपल सी बात है कि a इंटू बी करने पे जो आंसर आएगा वो i आएगा, और b इंटू ए करने पे भी जो आंसर आएगा वो i आएगा। और इस तरीके से a b और b a क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई हो जाती है, ये सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशंस, तो जो हमारा a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स है वो क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। a मैट्रिक्स जो है वो b इनवर्स है, और b मैट्रिक्स जो है वो a का इनवर्स है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखो समझाइए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हैं a और b। ए मैट्रिक्स के अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे 2:2 का ऑर्डर बना दिया हमने यहाँ पे, और ऐसे ही बी मैट्रिक्स में भी हमने 2:2 का एक ऑर्डर बना दिया, ठीक है। सेम ऑर्डर है दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। फिर मैंने ए इंटू बी निकाला। ए इंटू बी निकाला तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ऐसे ही मैंने बी इंटू ए निकाला, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और देखो दोनों के दोनों इक्वल हो गए ना, इस तरीके से दोनों के दोनों सेम ही तो हो गए अब। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब B इज इन ए इनवर्स एंड A इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास। तो ये पूरी प्रॉपर्टी से समझ में क्या आती है बात? इस पूरी प्रॉपर्टी से बात ये समझ में आती है कि भाई अगर मैं एक मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल मेरे पास A मैट्रिक्स है और मैं उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, A को A के इनवर्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पे A का इनवर्स मैंने B माना हुआ था ना इस प्रॉपर्टी में, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? I आएगा, ठीक है। जब मैं एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात ये है कि ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये प्रॉपर्टी क्या सारे के सारे मैट्रिक्स पे अप्लाई होगी? मतलब क्या सारे के सारे मैट्रिक्स ही इन्वर्सेबल मैट्रिक्स होंगे क्या? मतलब सब मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है क्या? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टू टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं हमारे, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ना उनका इनवर्स तो होता ही नहीं है, नो इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। कोई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उनका। लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं इनका इनवर्स हो भी सकता है और इनका इनवर्स नहीं भी हो सकता, ठीक है। मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट। तो भाई इसका मतलब अगर मैं क्रक्स बताऊं तो वो ये है कि रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होंगे उनका तो इनवर्स होगा ही नहीं। भाई दो ही टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे उनका तो इनवर्स होगा ही नहीं, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर उनका इन्वर्स होगा तो उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्या प्रॉपर्टी है कि भाई अगर मैं उस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है, इसको आप कॉपी में नोट करके अच्छे से समझ सकते हो देख के, ठीक है। इसको एक बार कॉपी में नोट करना और दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली बात भी आप नोट कर लेना कॉपी में कि भाई जो मैट्रिक्स है वो दो तरीके के होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स, उनका इन्वर्स होता ही नहीं है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक से ज्यादा इन्वर्स भी हो सकते हैं क्या किसी मैट्रिक्स के, ये एक सवाल यहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स था, ये देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में ए एक मैट्रिक्स था, तो इसका हमने इन्वर्स यहाँ पे बी निकाला था, बी ए का इन्वर्स था ना। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता हो जो कि ए का ही इन्वर्स हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं भाई, ये चीज नहीं हो सकती। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक इन्वर्स होता है वो, ठीक है। एक ही सिंगल इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होगा उसका, ठीक है। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी माइंड में रखना कि ए इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो चलो भाई दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या है हमारे, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और हमने एक प्रॉपर्टी समझी कि ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हमने समझ ली। अब देखो इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, देखो ये ए इनवर्स अपोजिट साइड में भी जा सकता है। देखो ये वाला ए तो इधर का इधर है, इक्वल्स टू में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई इंटू ए, ये वाला ए अपोजिट साइड में चला गया, लिख सकते हैं ना ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, मैंने a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई जो था उसको मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इन ऑपरेशंस का यूज करूंगा और मैं a का इनवर्स निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा, a का इनवर्स निकालूंगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखता हूँ, a इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू आई ए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास a है, यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया पूरा मैट्रिक्स, और अपोजिट साइड में i की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब देखो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो 2:2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3:3 ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर हम वही लेंगे जो जिस ऑर्डर का हमारा a होगा। मतलब देखो इस क्वेश्चन में a का ऑर्डर क्या है, 2:2 है ना, तो i का ऑर्डर भी मैं क्या लूंगा, 2:2। मान लो अगर a का ऑर्डर 3:3 होता तो फिर i का ऑर्डर भी मैं कौन सा लेता, 3:3 लेता। क्लियर है यहाँ तक की बात। अभी जो सामने a है इसको हमें नहीं छेड़ना, इसको वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। तो अब देखो किया क्या है हमने, अब तक हमने a इक्वल्स टू आई ए जो प्रॉपर्टी पड़ी थी उसमें a की वैल्यू और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और ये वाला a वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे जो ये a है ना, ये a, इसको मुझे i में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे इस मैट्रिक्स को i बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल पे 1 होना चाहिए और बाकी नंबर 0 होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और ऐसा मैं कैसे करूंगा भाई, ऐसा मैं करूंगा इन ऑपरेशंस का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा, इन तीनों में से कुछ एक ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा, और इससे मैं क्या करूंगा, इस ए मैट्रिक्स को इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगा। मतलब मैं इस ए मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 ले आऊंगा और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 ले आऊंगा। अब जब मैं ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं रोज के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, रो के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो पूरे क्वेश्चन में रो के ही ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं लेके आना बीच में। मतलब मैं एक टाइम पे अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो या तो रोज वाले ऑपरेशन से कर सकता हूँ या तो कॉलम वाले ऑपरेशन से। लेकिन अगर मैंने रोज वाले ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, तो फिर मैं बीच में कोई कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकता। मतलब मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर रो वाले ऑपरेशन से करना पड़ेगा। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन कॉलम वाले ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया, कॉलम का ऑपरेशन लगा के, तो फिर मुझे पूरे क्वेश्चन को कॉलम वाले ऑपरेशन से ही जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का कि भाई अगर मैं रोज वाले ऑपरेशन लगाऊंगा तो सिर्फ रोज वाले ही लगाऊंगा, और अगर कॉलम वाले लगाऊंगा तो सिर्फ कॉलम वाले, मिक्स नहीं करूंगा। अगर मैं रोज और कॉलम दोनों के ऑपरेशन ही एक साथ लगा दूंगा तो वो गलत होगा, ठीक है। तो अभी मैं रोज वाले ऑपरेशन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देखो भाई अब काम क्या है कि मुझे इसको मैंने बताया था आई बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, देखो यहाँ पे तो 1 है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ पे 0 चाहिए था। उसके अलावा फिर मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे तो जो था वो है हमारे पास, ठीक है, 1 चाहिए था, 1 है हमारे पास। अब यहाँ पे तो मुझे 0 चाहिए ना, अब 0 कैसे बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा मुझे। तो देखो भाई मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, और ये ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ा, तब धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। एकदम से ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके समझो, और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखो मेरे दिमाग में जैसे कि ये आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे 0 कैसे ला सकता हूँ, ये R2 में आ रहा है ना, देखो ये एलिमेंट ये R2 में आ रहा है, R2 में आ रहा है। मैं रोज वाइज ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम वाइज ऑपरेशन नहीं लगा रहा, ठीक है, ये R2 में आ रहा है। मैं R2 में चेंज लाना चाहता हूँ, देखो R2 में चेंज लाऊंगा तभी तो ये मैं चेंज कर पाऊंगा इसको। मैं R2 में चेंज लाना चाहता हूँ, देखो मैं क्या चेंज ला रहा हूँ R2 में। R2 इंप्लाइज मैं R2 में ये चेंज ला रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, R2 के एलिमेंट में कुछ माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा, R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके। मैंने क्या किया, देखो मैंने ये थर्ड वाला जो हमारा ऑपरेशन था ना, मैंने इसका यूज़ किया यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैं R2 में चेंज ला रहा हूँ तो मैंने देखो यहाँ R2 लिखा, और मैंने माइनस किया R1 के एलिमेंट को एक नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा करने से होगा क्या, मैंने ये किया क्यों, तो भाई मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने सोच लिया था दिमाग में कि यहाँ पे 0 कैसे बनेगा। अब देखो मैं R2 में चेंज ला रहा हूँ ना, तो मैं R2 को चेंज नहीं कर R1 को चेंज नहीं करूँगा, R2 में चेंज ला रहा हूँ ना मैं। अब देखो मैं R2 में चेंज ला रहा हूँ ना, तो R1 को मैं चेंज नहीं करूँगा, R1 तो देखो वैसे का वैसे ही रहेगा, R1 तो मैंने छेड़ा ही नहीं, वैसे का वैसे। R2 में चेंज करना है, तो भाई ये ऑपरेशन R2 पे अप्लाई करते हैं। देखो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, तो मैं इस ऑपरेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। R2 की जगह यहाँ पे रफली लिखते हैं, R2 की जगह 2, फिर माइनस करना है मुझे, -2 इंटू R1। R1 का एलिमेंट क्या है फर्स्ट, 1। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, 2 - 2 0, 0 चाहिए था ना मुझे, बन गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अब ऐसे ही ये ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, पूरे R2 पे अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, मतलब ये भी R2 में आता है एलिमेंट। तो देखो R2 का एलिमेंट था -1, फिर -2 इंटू R1 का एलिमेंट था यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया, -1 -4 -5 हो गया। अब देखो ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया लेफ्ट हैंड साइड में, ये सेम ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना, इस पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दोनों जगह ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली। अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी लगेगा। अब देखो सेम ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में तो कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, R2 में चेंज करना है मुझे। तो R2 का देखो एलिमेंट क्या था यहाँ पे, 0, फिर -2 इंटू 1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ -2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आगे भी मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा सेकंड एलिमेंट में, तो सेकंड एलिमेंट में भी अप्लाई करते हैं भाई यही वाला ऑपरेशन। तो 1 - 2 इंटू 0, तो ये तो 1 ही आएगा हमारा, ठीक है, और ये वैसे का वैसे। तो भाई ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे 0 बन गया। अब भाई आगे सोचते हैं, आगे अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 0 चाहिए था, दोनों मिल गए। अब मुझे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 चाहिए। तो भाई अब मुझे कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे कि यहाँ पे 0 या यहाँ पे 1 बन जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 बनाना ना थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, यहाँ पे 1 बनाना थोड़ा आसान लग रहा है। पहली बात तो ये समझो कि मैं रो वाइज ऑपरेशन कर रहा हूँ, और इस पूरी रो में ना सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, ये तो 0 हो गया ना, देखो अब यही बचा हुआ है। और इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं R2 में है ना ये एलिमेंट, तो R2 में मैं चेंज लेके आऊँगा। क्या चेंज लेके आऊँगा मैं R2 में, मैं R2 में चेंज ये लेके आऊँगा कि मैं R2 को ना डिवाइड कर दूंगा -5 से। R2 को -5 से डिवाइड करने से देखो क्या होगा, 0/-5 करूँगा तो 0 ही रहेगा। मेरे पास यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 0 है, ये बेनिफिट है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं -5 से डिवाइड करूँगा इस एलिमेंट को तो 1 बन जाएगा, मुझे 1 चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन में यहाँ पे
लगा सकता हूँ। ये कौन सा ऑपरेशन है वैसे? तो भाई ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है। देखो मैं किसी रो या किसी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया? -1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, -1/5 के साथ, ठीक है, R2 को। तो भाई ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं आप। तो देखो इससे क्या होगा, R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 के एलिमेंट्स तो वैसे के वैसे, R2 के एलिमेंट्स में क्या होगा, 0/-5 0 और -5/-5 1। सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, और R2 में देखो -2/-5 2/5 हो जाएगा, और 1/-5 -1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दोनों जगह हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने ही वाला है, हमें बस यहाँ पे 0 चाहिए अब, ठीक है। ये 2 की जगह अगर मैं 0 ले आया तो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस 2 की जगह 0 कैसे लेके आए, ठीक है। तो थोड़ा सा अब फिर से सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ऑपरेशन लगाए यहाँ पे कि 2 की जगह 0 बन जाए, ठीक है, 2 की जगह 0 बन जाए। तो देखो भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं R1 में है ना ये एलिमेंट, तो R1 में चेंज लेके आना पड़ेगा। R1 में चेंज लेके आते हैं, R1 में चेंज लेके क्या आएंगे कि R1 -2 × R2 कर देते हैं। देखो ऐसा करने से क्या होगा, तो भाई ये थोड़ा ना आपको सोचना पड़ेगा, मतलब आपको थिंक करना पड़ेगा कि दिमाग कैसे लगाऊं मैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ठीक है। मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिला सकता टीचर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना कम पड़ जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और मार्क्स उसी के आएंगे जो मल्टीपल टाइम बार बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, बार बार बिना बोले मेरे खुद से घर पे प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा जो है अच्छा खासा होने लग जाएगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए। 2 बुक्स हैं हमारे पास मैथ्स की, ठीक है, 2 बुक्स हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हो तुम लोग, ठीक है, कोई स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं है, तो जितना टाइम है प्रैक्टिस पे डिवोट करो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ो। जो जो चीज़ें नहीं आती हैं, अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझको, तो मुझे बताओ भाई, मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से इस ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो R1 में चेंज लाना है, R2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, R2 के एलिमेंट्स वैसे के वैसे, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। R1 पे ये ऑपरेशन लगाना है। देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, R1 का फर्स्ट एलिमेंट। फिर माइनस मुझे क्या करना है, माइनस करना है 2 × R2 का एलिमेंट, तो 2 × R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो घूम फिर के 1 ही आ गया दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही चाहिए था वैसे भी मुझे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सेकंड एलिमेंट में। देखो R1 का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 2 है, और -2 × मुझे क्या करना है यहाँ पे, 2 × मुझे R2 का सेकंड एलिमेंट 1 है जो कि, तो देखो ऐसा करने से क्या आएगा, 0 0 ही तो चाहिए था, तो बन गया ही मेरे पास मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यही सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे सामने वाली साइड भी लगाना है, इस वाले मैट्रिक्स पे भी, तो भाई यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं यही वाला ऑपरेशन। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 - 2 × 2/5, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 4/5, एलसीएम ले लेना इसका, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1/5 आ गया हमारा। ऐसे ही सेकंड वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 - 2 × -1/5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2/5, तो यहाँ पे 2/5 आ गया, ठीक है। तो ये हमने देखो अब ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा चेंज हो गया, समथिंग कुछ और बन गया, ये जो ये था वो नहीं रहा, ठीक है, ये कुछ और चेंज हो गया। और खास बात ये कि भाई यही हमारा ए इनवर्स है, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया, बस बात खत्म। ये ए इनवर्स है हमारा, ये वाला मैट्रिक्स, ये ए इनवर्स है। अब चेक करना है तो भाई कर लो, चेक कैसे होगा ये भाई, चेक करने के लिए ये तरीका है कि ये ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए ना। तो आप घर पे करना है इसको, अब इस वाले मैट्रिक्स को ए के साथ, ये वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, ए × ए इनवर्स करना, क्या आ जाएगा आपके पास, आई आ जाएगा, ठीक है, आई निकल आएगा आपके पास। तो ये तरीका है इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का। इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे, और तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप क्या करना कि 3.4 के जो क्वेश्चंस हैं, 2 × 2 ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें ना 3 × 3 ऑर्डर वाले भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप सिर्फ 2 × 2 ऑर्डर वाले क्वेश्चंस इसी तरीके से ना आप ट्राई करना। कॉलम वाले ऑपरेशंस अभी मत लगाना, ठीक है, कॉलम वाले ऑपरेशंस मत लगाना, सिर्फ रो वाले ऑपरेशंस को अभी प्रैक्टिस करो,
और ये ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस करो। और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा अभी इसी टॉपिक को और अच्छे से लेके चलूंगा ताकि कोई डाउट्स ना आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस करना, 3.4 के क्वेश्चंस 2x2 ऑर्डर वाले इसी तरीके से आपको करने हैं। पहले तो इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना बिना देखे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।